नंदिनी घर में घुसी थी कि आरव दौड़ता हुआ आया और गोदी में चढ़ने की जिद करने लगा। नंदिनी ने शेखर को आवाज़ लगाई, शेखर यार जरा आरव को पकड़ लो। शेखर भुनभुनाते हुए आया, आरव को ऐसे गुस्से से पकड़ा कि भुक्का फाड़ कर रोने लगा। नंदिनी मायूसी से बोली, अरे थोड़ा आराम से। तभी काशवी नंदिनी के पास भागती हुई आई, पर अपनी मम्मी का गुस्सा देखकर एकाएक ठिठक गई। नंदिनी जल्दी से हाथ मुंह धोने बाथरूम घुस गई। अक्टूबर में भी उमस का बुरा हाल था, बाथरूम का बुरा हाल था। अंधे कपड़े एक तरफ, दूसरी तरफ बालों का गुच्छा जमा हो रखा था। जब आधे घंटे में नंदिनी नहा धोकर निकली तो शेखर काफ़ी हद तक संयमित हो चुका था। आरव काशवी के साथ खेल रहा था। शेखर ने नंदिनी को 4 मैगी की प्लेट पकड़ा दी। नंदिनी ने कहा, अरे मैं बना देती, तुमने क्यों बनाई? शेखर मायूसी से बोला, कितना करोगी तुम? अगर नौकरी न जाती तो तुम्हें ऐसे बच्चे को घर पर छोड़कर नौकरी करने जाने देता? नंदिनी शेखर के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, ये दिन भी निकल जाएंगे। तभी नंदिनी ने मशीन लगाई और शेखर ने सारे गंदे कपड़े उसमें डाल दिए। नंदिनी ने झाड़ू लगानी शुरू कर दी तो शेखर ने डस्टिंग। तभी आरव ने पोटी कर दी और नंदिनी झाड़ू रखकर बाथरूम की ओर भागी। आज 16 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर में उनकी विवाह की वर्षगांठ है। 2 साल पहले जब कोरोना का राक्षस नहीं था तो वो लोग काशवी को मम्मी पापा के साथ छोड़कर महाबलीपुरम गए थे। पिछले 2 साल से तो अचानक से उनकी पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई। शेखर और नंदिनी की दुनिया में सब कुछ परफेक्ट था। शेखर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड था। अपनी काबिलियत के बल पर कम उम्र में ही वो इतनी ऊंचाई पोस्ट पर पहुंच गया था। शेखर को पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी। उसके काम में पैसे के साथ साथ तनाव भी बहुत अधिक था। इसलिए जब नंदिनी का रिश्ता आया तो शेखर ने हाँ कर दी थी। नंदिनी के परिवार को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि शेखर जो ऊंची नौकरी वाला युवक एक आम से परिवार की आम सी लड़की को पसंद कर लेगा। शेखर बहुत नंदिनी बेहद सुलझी और खुशमिजाज लगी। विवाह के 1 वर्ष बाद शेखर और नंदिनी के जीवन में उनकी पहली संतान के रूप में काशवी आ गई थी। फिर जब काशवी 4 वर्ष की हुई तो नंदिनी ने एक स्कूल टीचर की नौकरी कर ली थी। यह नौकरी नंदिनी पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए कर रही थी। थोड़े ही दिनों में वो बच्चों की पसंदीदा टीचर बन गई थी। फिर आरव के आने की आहट हुई तो नंदिनी ने स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी। बहुत बार नंदिनी को ऐसा लगता था कि वह कितनी भाग्यशाली है। वर्ष 2020 का वैलेंटाइन डे भी शेखर पूरे परिवार के साथ आमेर के महल में मना कर आया था। सब्जी काटते हुए नंदिनी सोच रही थी कि उसकी ही काली नज़र लग गई। वर्ष 2020 की होली पर भी कोरोना की दस्तक के बावजूद कितना मज़ा किया था। और फिर शुरू हो गया नंदिनी और शेखर के जीवन में कोरोना का विपत्ति काल। मार्च से ही सारी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गई थी। आरव को देखने वाली नैनी भी अपने गांव चली गई थी। जनता कर्फ्यू लगते ही कुक और मेड का काम भी नंदिनी के कंधों पर आ गया था। शेखर चाहकर भी लैपटॉप से सिर नहीं उठा पाता था। क्या करे, हर कोई परेशान था। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि कभी ऐसा समय भी आएगा कि अकेलापन ही हर व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा होगा। लोग एक दूसरे को देखकर कटने लगे हैं। नंदिनी ने थके हुए शरीर को धकेलते हुए दाल और चावल उबाले। तभी काशवी आई और जल्दी जल्दी प्लेट में डालकर खाने लगे। पहले इस लड़की का कितना नखरा था, हर रोज़ एक नई फरमाइश होती थी, पर अब तो मिलता है खा लेती है। कोरोना के जीवन में आए हुए अब लगभग 2 साल ज़्यादा हो गए हैं, पर जीवन की गाड़ी की पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के चलते मंदी का ऐसा दौर आया कि शेखर को कंपनी ने फायर कर दिया था। कोरोना के कारण कंपनी अधिक सैलरी वाले लोगों को रखने में असमर्थ थी। शेखर को इस बात का एहसास था कि कंपनी की शेयर वैल्यू घट रही है, पर उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसके जैसे मेहनती और ईमानदार कर्मचारी को भी वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देंगे। घर का किराया का कार का लोन और भी बहुत सारे अकड़म झकड़म खर्चे थे जो उन्होंने ज़िंदगी भर खुमार के लिए थे। शेखर और नंदिनी को अपने माता पिता की कही हुई बात कोरोना काल में सही लग रही थी। जब भी शेखर और नंदिनी ट्रिप पर जाते तो नंदिनी के मम्मी पापा हमेशा टोकते थे,
नंदिनी भी झुलजा उठती थी और शेखर भी कहता कि हमारे मम्मी पापा के युग के लोगों को जिंदगी को एंजॉय करना नहीं आता। अगले ही रोज से नंदिनी और शेखर ने जगह जगह आवेदन करना शुरू कर दिया था। शुक्र था कि जल्द ही नंदिनी को एक स्कूल में नौकरी मिल गई थी। काम अधिक था और वेतन भी कम था, पर डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। किराया और कार का लोन की चिंता खत्म हो गई थी, पर बाकी खर्च का क्या करें। शेखर ने भी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी पकड़ ली थी, पर शेखर और नंदिनी दोनों ही जिंदगी के इस अकस्मात मोड़ पर आकर चिड़चिड़े हो उठे थे। जब 4 बेडरूम के फ्लैट का सेट और हाई सोसाइटी के मेंटेन उनकी जेब पर भारी पड़ने लगा, तो सबसे पहले उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। काशवी के महंगे स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई शेखर और नंदिनी को बेहद भारी पड़ रही थी। नंदिनी ने पहल कर काशवी को अपने स्कूल में डाल दिया था। स्कूल पहले वाले स्कूल के मुकाबले बेहद छोटा था, पर क्या करे, लव रोमांटिक स्टोरी छोटी कहानी है। महीने जो सिर पर भारी फीस की तलवार लटक रही थी, कम से कम उससे तो थोड़ी राहत मिली। जो चेहरे पहले हर समय खुशी से दमकते रहते थे, पर अब हर समय बेबसी और लाचारी के कारण बुझे बुझे से रहते थे। नंदिनी ने जब शेखर को रात में चाय पकड़ाई तो शेखर भुनभुनाते स्वर में बोला, यार कम से कम चीनी तो ठीक से डाल दिया करो। नंदिनी भी उतनी ही गुस्से में बोली, शेखर मैं भी इंसान हूँ, मसीह नहीं। तभी आरब ने फिर से रोना शुरू कर दिया। नंदिनी उसे उठाकर ड्राइंग रूम में चली गई। उसकी आंखें छलछला रही थीं। बाहर ड्राइंग रूम की दीवार पर नंदिनी और शेखर के प्यार की स्मृति चिन्ह अंकित थे। नंदिनी को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई पिछले जन्म की बात थी। तभी शेखर चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो किसी से फ़ोन पर बहस में उलझा हुआ था। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ गई। वह शेखर के साथ साथ जिंदगी के सफ़र में चलते चलते फ़ोन रखते ही शेखर बोला, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे से कम काबिल लोग मुझे सिखाए हैं, बस 50,000 के लिए इतनी जिल्लत सहन करनी पड़ी। कभी नहीं सोचा था कि नंदिनी बिना कुछ बोले एग्ज़ाम की कॉपी चेक करने लगी। शेखर भुनभुनाते हुए बोला, तुम्हारे भैया से जो 2 लाख लिए थे उसे भी नहीं लौटा पा रहा हूँ। आज ही उनका फ़ोन आया है कि उन्हें बेटे के एडमिशन के लिए पैसों की ज़रूरत है। नंदिनी बोली, भाभी भी ताने देने में कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसा बोल देते हैं कि पहले की हाथ रोक कर खर्च किया होता तो ये हाल ना होता। शेखर बोला, कोशिश तो कर रहा हूँ, सब खर्चे में कटौती भी कर दी, मगर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नंदिनी उबान छोड़ते हुए बोली, सुनो, एक कार बेचकर छोटी कार ले लेते हैं, लोन भी ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा खर्च भी कम होगा। शेखर गुस्से से बोला, तुम भी सबकी तरह यही सोचती हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नंदिनी बिना कुछ जवाब दिए बच्चे के कमरे में चली गई। दोनों बच्चे नींद में थे। अचानक से नंदिनी को लगा कि उसका पूरा शरीर पसीने से सरोवार हो गया है। चुपके से उठकर उसने एयर कंडीशनर चालू किया। बिजली के बिल के कारण अब तो वो लोग बच्चे के कमरे में ही कूलर या एयर कंडीशनर चलाते थे। नंदिनी मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं कब वो रात आएगी जब वो पहले की तरह प्यार से शेखर के सीने पर सिर रखकर सो पाएगी। पहले क्या दिन थे और अब क्या हो गए हैं। पिछले 2 साल से नंदिनी और शेखर अलग अलग ही सो रहे हैं। मार्च 2020 में अचानक से लॉकडाउन लग गया था। सब कुछ बंद हो गया था, पर कोई भी गर्भ निरोधक नहीं था। इसलिए अनचाहे गर्भ के कारण नंदिनी ने शेखर को अपने नज़दीक आने नहीं दिया था। फिर शेखर की नौकरी छूट गई और एक के बाद एक ज़िंदगी में इतने परिवर्तन हो गए कि दोनों का मन ही अंदर से मर गया था। परंतु आज नंदिनी की दीदी ने उसका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया और उन्होंने ही नंदिनी को कहा कि अब शेखर के पास सोना शुरू करो। ये समस्या तो थोड़े दिनों के बाद समाप्त हो जाएंगी, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि शेखर तुमसे दूर हो जाए। मर्द की भूख एक बच्चे की तरह होती है। नंदिनी के दिमाग में दीदी की ये बात घूम रही थी। पहले शेखर नंदिनी के बिना एक रात भी नहीं रह पाता था, और अगर वो इस कमरे में जाती भी है तो शेखर अनमने स्वर में बोलता कि मैं तो पंखे में ही सोऊंगा, तुम्हें गर्मी ज़्यादा लगती है तो बच्चों के साथ सो जाओ। न जाने क्यों नंदिनी को लगता है कि शेखर अपने कमरे में अकेला रहना चाहता है। नंदिनी इस तनाव की समस्या थी, परंतु आज दीदी के फ़ोन के कारण उसका मन बेचैन हो उठा। चुपचाप दबे पांव नंदिनी शेखर के कमरे में गई
तो देखा कि शेखर फ़ोन हाथ में लिए कुछ कर रहा था, मगर चेहरे पर एक शर्माती मुस्कान थी। इस मुस्कान को नंदिनी अच्छे से पहचानती थी। जब भी शेखर उससे प्यार भरी बातें करता तब भी उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान होती थी। नंदिनी को देखकर शेखर बोला, तुम क्यों चोरों की तरह कमरे में खड़ी हो? अगर इसी कमरे में सोना है तो चुपचाप सो जाओ। फिर शेखर फ़ोन बंद करके पीठ फेर कर सो गया। वो ये शेखर था जो पहले नंदिनी करीब आते ही उसे बाहों में भरने के लिए बेचैन हो उठता था। नंदिनी की आंखें अपनापन से छलक उठीं। ये कहाँ आ गए? उनका रिश्ता यूं ही साथ चलते चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना के बाद उपजा ये जानलेवा तनाव उनकी शादी की नींव को भी धीरे धीरे खोखला कर रहा है। नंदिनी ने मन ही मन खुद से वादा किया कि बस अब नहीं, कल ही वो शेखर से खुलकर बात करेगी। थोड़े ही दिनों के लिए सही, बच्ची की दीदी यहाँ नानी के बुला लेगी। बच्चे भी खुश रहेंगे और शेखर को भी थोड़ा आराम हो जाएगा। ये कोरोना उनकी ज़िंदगी का एक खतरनाक मोड़ अवश्य हो सकता है, पर वो इस मोड़ से पर संभलने कर ही चलेंगे। शेखर शायद इस मोड़ पर रुक जाए, पर नंदिनी धीमे धीमे सही शेखर के साथ लेकर इसे पार अवश्य कर लेंगे। ये स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।